Hi everyone, welcome to the channel Being Persistent. Myself पूजा गई एंड आज हम जो है वो लेने वाले हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है या फिर टॉपिक है, तो उसके बारे में हम आज जो मेन कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में हम सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक अलग अलग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड, इस टर्म को हम जब देखते हैं तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो कंसेप्ट है, ट्रेड मतलब क्या, कोई भी ट्रेड जो होता है, व्यापार जो होता है, तो उसका मतलब क्या कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इन कंसिडरेशन विद द मनी और वैल्यू। मतलब कि जब हम किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो देते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, गुड्स हो चाहे सर्विस हो। ओके, सो उसको हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हमें पता है। एक तो डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब जो विद इन द नेशन होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग टाउन्स में। और जो दूसरा होता है वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड, जो आउटसाइड द कंट्री होता है एंड जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होता है, जिसमें दो एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली, दैट वी आर ऑल नो, दैट इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी कैपिटल है, जो भी गुड्स है, सर्विसेज है। कैपिटल का मतलब क्या कि इंडिया में अगर कोई कंपनी एस्टैब्लिश्ड हो रही है और उसे फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत है एस्टैब्लिश करने के लिए, ओके, सो उसको हम बोल सकते हैं कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जैसे सपोज़ इंडिया जो है वो किसके साथ ट्रेड कर रही है, जापान के साथ या फिर यूएस के साथ, कनाडा के साथ, ठीक है, चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो। सो इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली क्यों किया जाता है, क्यों नहीं डोमेस्टिक पर ही उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता? क्योंकि अगर हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे अगर काम करना हो, जो वर्ल्ड में जितने स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जिस स्टैंडर्ड से बिज़नेस किया जा रहा है, तो उसमें अगर हम उस कंपटीशन में अगर हमें उतरना हो, तो इसके लिए हमें कंपल्सरीली क्या करना होगा, ग्लोबल ट्रेड या फिर हमारा जो भी डोमेस्टिक ट्रेड है उसको एक्सपांड करना होगा अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री। दैट इज़ द मेन पर्पस टू एक्सपांड द मार्केट। देन प्रोडक्ट दैट इज़ सोल्ड टू ग्लोबल मार्केट, मतलब क्या कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्लोबल मार्केट में सेल किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। मतलब कि इंडिया से अगर हमने जापान को कुछ भी सेल किया तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। बट एट द सेम टाइम हमने अगर ग्लोबल मार्केट, मतलब कि बाहर के देश से अगर हमने कुछ चीज़ें खरीदी, ठीक है, इंडिया में, तो उस जैसे कि इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हम कार्स वगैरह या फिर कार्स के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स परचेस करते हैं, ठीक है, या फिर क्लोथ्स होते हैं, इस तरह की अलग अलग चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जो है वो अकाउंटेड फॉर इन करंट अकाउंट सेक्शन इन कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मतलब क्या कि डेबिट साइड पे और रिसिट्स का जो कॉलम है वो होता है क्रेडिट साइड पे पेमेंट का। मतलब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है वो कौन हैंडल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बैंक दैट ऑपरेट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ ओवरऑल द कंट्री, ठीक है। मतलब जितना भी रिसिट्स है, रिसिट्स का मतलब क्या कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जितना हमें इनकम मिलेगा, उससे रिटर्न मिलेगा, तो हम रिसिट्स में लिखेंगे या रिकॉर्ड करेंगे। और पेमेंट का मतलब क्या है कि जब हमने इंपोर्ट किया है कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सर्विस, तो हम क्या करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे टू अदर कंट्री। सो दैट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जो कि क्या करते हैं, हम करंट अकाउंट में उसका जो ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। इट अलाउज वेल्दी कंट्रीज टू यूज देयर रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है कि जो भी वेल्दी कंट्रीज़ का मतलब क्या कि जो डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस जो कंट्रीज़ है, तो वो क्या कर सकती है कि अपने जो रिसोर्सेज है, जैसे कि लेबर है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, वो क्या कर सके, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके। ओके, सो इफ़ अ कंट्री कैन नॉट इफ़िशिएंटली प्रोड्यूस एन आइटम, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री अगर इफ़िशिएंटली कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इट कैन ऑब्टेन इट बाय ट्रेडिंग विद अनदर कंट्री। मतलब कि जैसे सपोज़ इंडिया को एक कार मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है, और वो कार जो मैन्युफैक्चर करनी है वो थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल, मतलब कि हाई क्वालिटी की बनानी है।
बट उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी पार्ट चाहिए, वो इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है। सो अगर उसको प्रोड्यूस करना होगा तो बहुत सारा खर्चा आ सकता है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो है कि वो टेक्नोलॉजी हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्टली वो जो पार्ट्स है वो ही हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों भी ऑप्शंस में क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट करना होगा टू मैन्युफैक्चर द पर्टिकुलर हाईएस्ट क्वालिटी कार। एंड दिस इज़ नोन एज स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब क्या कि हमारे कंट्री के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या कि जो रिसोर्सेज जिस कंट्री के पास अवेलेबल है उस कंट्री से हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले। सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ओके, सो आई होप आपको ओवरऑल जो कंसेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का वो समझ में आ गया होगा। अभी हम जो है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, मोड्स। मतलब कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को किस किस वे से, किस किस मोड से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एक्सपोर्टिंग। इट इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। देखते हैं कि इट इज़ द ईजीएस्ट मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस विच इज़ यूज्ड बाय, एंड ये जो है वो ईजीएस्ट मोड तो है ही, बट ये क्या है कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स है वो ये यूज़ करती है, एक्सपोर्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट। डायरेक्ट का मतलब एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या कि जिसमें बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, मिडलमैन नहीं होता है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि कोई मिडलमैन के थ्रू हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि क्या कि सपोज हम डायरेक्ट को पहले समझते हैं कि अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट को जानना है तो क्या कि सपोज इंडिया है, ओके, एंड यहाँ पे जापान है। सो यहाँ से यहाँ एक्सपोर्ट होगा और जापान से इंडिया में इंपोर्ट होगा। मतलब इसके बीच में कोई भी इंटरमीडियरी या मिडलमैन नहीं है। बट इनडायरेक्ट में क्या होगा कि हमारा इंडिया है, इंडिया किसको एक्सपोर्ट करेगा, जापान को, एंड जापान फिर वो जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज वो किसको एक्सपोर्ट करेगा, यूएस को। सो यहाँ पे जो है जापान कौन हुआ, मिडलमैन हुआ। सो इस तरह से हम चेन के थ्रू जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इसके कुछ फ़ायदे भी है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्टिंग में कम से कम रिस्क होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, इसलिए इट इज़ लेस रिस्कियर दैन अदर मोड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद रिसोर्सेस का जो भी अलोकेशन होता है तो वो इजीली हो सकता है यहाँ पे, जैसे लेबर हो, लैंड हो, कैपिटल हो। ओके, इट इंक्रीजेस सेल्स एंड रिड्यूस इन्वेंट्रीज। अभी एक्सपोर्ट से क्या होगा कि जिस वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। सो हम क्या कर सकेंगे कि मिनिमम अमाउंट में हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो हम आउटसाइड द कंट्री भी क्या कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिटी दिला सकते हैं। सो जिसकी वजह से हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट में ही प्रमोट ना होते हुए वो क्या करेगा, हमारी जो बाउंड्री है, नेशनल बाउंड्री, वो क्रॉस करेगा। एंड रिड्यूस इन्वेंट्रीज, मतलब कि जो स्टॉक है हमारा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है कि जब सेल कम रहता है या डिमांड कम रहती है तो उस वजह से क्या होता है, हमारे पास स्टॉक या इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी रहती है। बट यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्ट की वजह से हम क्या करेंगे, डोमेस्टिकली अगर जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है वो सेल हो गए तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट भी करेंगे टू द अदर कंट्री। सो जिसकी वजह से हमारे पास का जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स ईजी वे टू आइडेंटिफाई मार्केट पोटेंशियल। मतलब हम जब इंडिया जब एंटर करेगा दूसरे कंट्री के मार्केट में, तब वहाँ का मार्केट ट्रेंड क्या है, वहाँ के कंज्यूमर्स के चॉइसेस क्या है, वहाँ के कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें वहाँ पे उस मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो जिसको हम क्या बोलते हैं कि आइडेंटिफाइंग मार्केट पोटेंशियल। मार्केट का पोटेंशियल मतलब कि वहाँ पे हमें कितना स्कोप है हमारे प्रोडक्ट के लिए, और कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से, और कस्टमर को वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाएगी। एस्टैब्लिशेस रिकॉग्निशन ऑफ नेम ब्रांड।
मतलब कि अगर हमारा जो सपोज़ अमूल का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, या कोका कोला है, पार्ले है, मारी है, ब्रिटानिया, ओके, ओरियो, दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये जो है ये ब्रांड्स है, अलग अलग कंपनीज़ के ब्रांड्स हैं। तो अगर ओरियो ये फॉरेन कंपनी है, ओके, डोमेस्टिकली अगर प्रमोट किया होता अपने प्रोडक्ट को तो ओरियो अपने इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता। सो ब्रांड की वजह से उसको अलग अलग कंट्रीज़ में क्या मिलती है, पहचान, मतलब इट गेट्स द रिकग्निशन फॉर देयर ब्रांड, ठीक है। उसके ब्रांड नेम से ही उसको अलग अलग जगह पे रिकग्निशन मिल जाती है। एंड इफ बिजनेस प्रूव्स अनप्रॉफिटेबल, बिजनेस को अगर लॉस भी हो जाए, द कंपनी कैन सिंपली स्टॉप प्रैक्टिस विथ नो डिमिनिशन ऑफ ऑपरेशन इन अदर स्पेयर्स एंड नो लॉन्ग टर्म लॉसेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस को डोमेस्टिकली थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तो भी क्या हो सकता है कि कंपनी ने ऑलरेडी अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड किया है इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो कंपनी is not totally depend on domestic market, it expands its business into international market. So that is why if कंपनी को अगर लॉस भी होगा तो वो अपना लॉस कहाँ से रिकवर कर पाएगी, जो भी उसने आउटसाइड द कंट्री जो भी इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट्स में या फिर कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाया है, तो क्या कि कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा। सो वहाँ से हमको रिटर्न आते रहेंगे। सो प्रॉफिट अगर ना भी हो डोमेस्टिकली तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस। इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि हमें इस कंट्री से उस कंट्री तक ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, पैकेजिंग का खर्चा है, लेबलिंग का खर्चा है, लाइसेंसिंग का खर्चा है, टैक्सेस, ड्यूटी जो भी है, तो ये सारा जो है वो चीज़ें एक्सपेंसिव होती है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फीस। कमीशन होते हैं जो मिडलमैन अगर रहेंगे, अगर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे से हम करेंगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक्सपोर्टिंग कुड लीड टू लेस देन ऑप्टिमल मार्केट पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ इनअप्रोप्रिएट पैकेजिंग और प्रमोशन। मतलब हम जब दूसरे कंट्री में हमारे जो गुड्स एंड सर्विस है वो एक्सपोर्ट करने जाते हैं, तब उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है सबसे पहले तो वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसका जो पैकेजिंग है वो ब्रांडेड या फिर क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद वो लेबलिंग जो होगा एंड उसका जो प्रमोशन है, मतलब कि अगर प्रमोट ही नहीं हुआ है वो प्रोडक्ट डोमेस्टिकली नेशनल लेवल पे, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो इंटरनेशनली भी क्या होगा, प्रमोट होगा या पॉपुलर होगा। सो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सपोर्टिंग करते वक्त हमें ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमारी कैसी चाहिए, क्वालिटी वाली चाहिए। सो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है आउटसाइड द कंट्री भी पॉपुलर हो सके। एक्सपोर्टेड गुड्स कुड ऑल्सो बी लैकिंग फीचर्स अप्रोप्रिएट टू स्पेसिफिक ओवरसीज़ मार्केट। मतलब जो भी आउट ऑफ द कंट्रीज़ मार्केट है, मतलब जापान का मार्केट होगा, यूएस का मार्केट, कनाडा का मार्केट, चाइना का मार्केट, ऐसे अलग अलग जो भी मार्केट्स है, तो वहाँ के मार्केट्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैच करना चाहिए, जो कि कभी कभी नहीं होता है। इट लैक्स इट्स फीचर्स, ओके, टू मैच द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ overseas market. Okay, so additional market share could be lost if local competition, जो भी हमारी लोकल कंपटीशन है, जो भी एक्सपोर्टर है, स्पेसिफिक अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने वाला है, अगर उस प्रोडक्ट को लोकल मार्केट वालों ने कॉपी कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपोर्टर है जिसने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरुआत किया है, तो वो कॉपी करने की वजह से क्या होगा, इसका सेल ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। सो एडिशनल जो मार्केट शेयर होना चाहिए उस एक्सपोर्टर को मिल सकता था, वो मिल नहीं पाता है। ये एक डिसएडवांटेज है एक्सपोर्टर के लिए। एंड लास्ट इज एक्सपोर्टिंग फर्म ऑल्सो कुड फेस रेस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होस्ट कंट्री। जो भी होस्ट कंट्री है, दो टाइप्स की कंट्रीज़, जैसे कि होम कंट्री मतलब क्या, जो कंट्री मतलब हमारी इंडिया, जो जिस कंट्री से हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो हुई होम कंट्री। एंड अनदर वन इज़ होस्ट कंट्री, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे कि यूएस, जापान, कनाडा। ओके, सो अगर होस्ट कंट्री के कुछ अलग अलग रूल्स हो, रेगुलेशंस हो एज पर देयर गवर्नमेंट, ठीक है, सो उसका भी इफ़ेक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो हम वहाँ पे इजी वे से एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और हम उस
कंट्री के मार्केट में एंटर नहीं कर पाते हैं। सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।